Assalamu alaikum class, hope you are fine. Today's topic is attitude. In this chapter, we will focus on attitude formation, attitude change, and the influence of attitude on behavior. We will see that attitude are an essential component of our lives because they play a vital role in helping us effectively interact with our environment. What is attitude? Attitude is evaluating statement either favorable or unfavorable about object, people or event. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि कैसी लगती है, तो आप क्या बताएंगे? या तो आप कहेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है या नहीं लगती. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज वी इवेल्युएट एवरीथिंग आइदर इन फेवरेबल टर्म और अनफेवरेबल टर्म. तो हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पर्सन हो या फिर कोई भी इवेंट हो, और हर चीज़ के बारे में हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करती है. बेसिकली एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स हाउ वी फील अबाउट समथिंग. किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी फीलिंग होगी वो हमारे एटीट्यूड बन जाएंगे. जबकि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी वाक्य के बारे में जो हमारी फीलिंग होगी वो हमारे एटीट्यूड बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से आई लाइक माई जॉब, इट एक्सप्रेस एटीट्यूड टूवर्ड माई जॉब. मतलब कि मैं अपनी जॉब को अच्छा समझती हूँ, उसमें अच्छा फील करती हूँ जब मैं जॉब परफॉर्म कर रही होती हूँ, तो मेरा एटीट्यूड बन गया अपनी जॉब के लिए कि मेरी जॉब अच्छी है. इसी तरह से किसी इंसान के बारे में जब हम ये कहते हैं कि हमें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो वो हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे एटीट्यूड बनाने में हमारी मदद कर रही होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ एटीट्यूड, कि जो एटीट्यूड है उनकी नेचर क्या होती है या वो कैसे फॉर्म होते हैं. तो एटीट्यूड जो हैं वो लर्नड होते हैं. एटीट्यूड आर लर्न बाय इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस. ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड जो हैं वो बाय बर्थ होते हैं. एटीट्यूड को हम लर्न करते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस और सोशल इंटरेक्शन. अगर किसी भी चीज़ के साथ हमारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, और अगर किसी भी इवेंट, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन के साथ हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा, एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा, तो हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीख रहा है और वो फर्स्ट टाइम ही गिर जाता है, उसे ज़्यादा स्वेर चोट लग जाती है, तो एक्सपीरियंस नेगेटिव हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा साइकिल चलाए ही ना, और वो उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा तो उसका एटीट्यूड भी टूवर्ड बाइसाइकिल नेगेटिव हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीख रहा है, उसे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो बाइसाइकिल जल्दी चलाना सीख जाएगा और उसका जो एटीट्यूड है वो भी बाइसाइकिल की तरफ पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्ट. एटीट्यूड के लिए कंपलसरी है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो. ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है. एटीट्यूड तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा. हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ की तरफ होता है, वो इंसान हो, जगह हो, इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है. ये वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर्सन, प्लेस, या हम ये भी कह सकते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, जैसे हम लोग अपने रिलीजन के बारे में, या हम किसी सिटी के बारे में. मतलब ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है एटीट्यूड के लिए. एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर. ऑब्वियसली हमारा एटीट्यूड जैसा होगा हम वैसे ही एक्ट करेंगे. किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम बिहेव भी वैसा ही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, अगर कोई कहता है ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी होती है, तो इट्स मीन वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ये कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, तो अगर कोई ये कह रहा है तो वो ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई कहे कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं है, तो वो करेगा नहीं करेगा. जैसा इंसान का एटीट्यूड होता है वैसा ही वो बिहेव करता है. आफ्टर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ एटीट्यूड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड. कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करने के लिए जो यूजली यूज़ किया जाता है वो है ABC मॉडल. Social psychology is based on the ABCs of affect, behavior and cognition. In order to effectively maintain and enhance our own lives through successful interaction with others, we rely on these three basic and interrelated human capacities. Three capacities हैं, वो हैं affect, cognition और behavior.
तो हमारे एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? अफेक्ट कंपोनेंट, कॉग्निशन कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज अफेक्ट। अफेक्ट क्या है? फीलिंग ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग दैट कॉज अस टू इवेल्युएट एन ऑब्जेक्ट एज गुड और बैड। इफेक्ट है वो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है किसी भी चीज़, किसी भी वाक़े या किसी भी फ़र्द को लेकर। तो जो भी हमारा उससे रिलेटेड जो हमारा इमोशन रिएक्शन होगा, हम उसे वो हमारा गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। हम किसी चीज़ को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे लिए हैप्पीनेस की वजह भी हो सकती है और अनहैप्पीनेस की वजह भी हो सकती है। तो ये जो होता है ये हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। It is an emotional reaction in positive like love, wanting, admiration और desire। अगर तो हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है तो हम किसी चीज़ के बारे में क्या होगा, हमें वो पसंद होगी, हम उसके लिए, हमारे लिए लव होगा, हम उसे चाहेंगे, उसकी एडमायर करेंगे, वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अगर तो हमारा किसी चीज़ के लिए नेगेटिव रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, हेटेड में होगी या रिजेक्शन में होगी। और अगर हमारा न्यूट्रल रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, डिसइंटरेस्ट होगा या अनसर्टेनिटी होगी। ये हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निशन कंपोनेंट। कॉग्निशन कंपोनेंट रेफर टू द बिलीव्स, थॉट्स एंड ओपिनियन थ्रू विच द एटीट्यूड इज एक्सप्रेस। अब कॉग्निशन कंपोनेंट जो है वो हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है। कॉग्निशन होती है हमारी थॉट, बिलीफ और ओपिनियंस हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। कॉग्निशन हमारी थॉट्स को ही रेफर करते हैं। तो जो भी है बिलीफ, थॉट और ओपिनियन जो होंगे वो हमारे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी हम किसी भी पर्सन के लिए से रिलेटेड, किसी इवेंट से रिलेटेड कोई बिलीफ या कोई एटीट्यूड बनाते हैं तो पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कॉग्निटिव एक थिंकिंग होती है हमारे उस चीज़ से रिलेटेड, या हमारी कोई उससे रिलेटेड कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम उसके लिए उससे रिलेटेड हम एक एटीट्यूड बना लेते हैं। कॉग्निशन है वो हमारी एजुकेशन, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे बिलीफ, हमारे थॉट से बनता है। जैसे हमारे कॉग्निशन होंगे वैसे वैसे हमारा एटीट्यूड बनता जाएगा। Last one is behavioral component. Behavioral component refers to the physical and mental process that prepare the individual to act in a certain manner. It is also termed as behavioral intention. Behavioral component से मुराद कि हम कैसे बिहेव करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एक पर्टिकुलर इवेंट में या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब हमारा एक एटीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो बिहेव करेंगे वो हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हम अगर उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, हम लोगों को पॉजिटिवली कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इलेक्शन की एग्जांपल लें तो हम जिन लोगों को पसंद करते हैं हम उन्हें वोट डालते हैं तो वो हमारा बिहेवियर होता है, और जिनके हम अगेंस्ट होते हैं या जिन्हें हम नहीं पसंद करते हम उनके वोट नहीं डालते, तो ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। Once we have developed an attitude, this attitude can exist in a number of state. अब हमने जब कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड पढ़े हैं उससे हम जब अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है, जो ये एटीट्यूड है, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है डिफरेंट स्टेट में। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है? द एवेल्यूएशन वी नोइंगली एक्सप्रेस, मतलब वो एटीट्यूड जिससे हम अवेयर होते हैं, वो एटीट्यूड जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो ज़्यादा गुस्सा करता है, तो वो होता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है वो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा होता, वो हमारे सबकॉन्शियस में होता है, वो होता है हमारा इम्प्लिसिट एटीट्यूड। Next, we are going to discuss why are social psychologists interested in attitude. कि सोशल साइकोलॉजिस्ट एटीट्यूड में इंटरेस्टेड ही क्यों हैं, कि हम एटीट्यूड को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसकी नेचर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसको मेजर क्यों कर रहे हैं, और लोगों के एटीट्यूड को स्टडी करके हमें फ़ायदा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल लाइक टू इवेल्युएट थिंग। एटीट्यूड आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जो लोग हैं वो इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को। जैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं या किसी इवेंट को देखते हैं तो उसे इवेल्युएट करते हैं।
और जो एटीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। अगर हम एटीट्यूड्स को मेजर कर लेते हैं या हमें एटीट्यूड्स का पता चल जाता है तो हम सोसाइटी में देख सकते हैं या हम एक इंडिविजुअल को देख सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए कैसा एटीट्यूड है। या उस अगर हम एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मेजर कर लेते हैं या हम उसे स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पूरी जो एक सोसाइटी है या पूरा एक कम्युनिटी जो है वो एक पर्टिकुलर दूसरे कल्चर के बारे में क्या सोचती है। तो इस तरह से हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। द वे इन विच पीपल एवेल्यूएट देयर सोशल वर्ल्ड have important consequences for their relationship with other and action toward other। जब लोग इवेल्युएट करते हैं सोशल वर्ल्ड को तो उससे वो दूसरों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप बनाएंगे या उनका दूसरों की तरफ एक्शन क्या होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं किसी के एटीट्यूड को तो हमें पता होगा कि वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं या वो क्या एक्शन लेंगे। तो वो हमें कॉन्सिक्वेंसेस का हमें पता चल जाता है और ये हेल्पफुल होती है रिलेशनशिप बनाने में। द एटीट्यूड्स पीपल हैव गाइड द डिसीजन दैट दे मेक। जो एटीट्यूड हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड इज पर्सन्स इनर थॉट एंड फीलिंग। जो एटीट्यूड है वो किसी इंसान की इनर थॉट और फीलिंग्स होती हैं। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी हमारी इनर फीलिंग और थॉट होंगी वो हमारा एटीट्यूड होगी। समटाइम एटीट्यूड माइट बी इंटरफेयर फ्रॉम बिहेवियर। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इंटरफेयर कर रहे होते हैं, इंटरप्ट कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर के साथ। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं। बिहेवियर इज यूजली आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड। जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड है कि जो हमारा एटीट्यूड होगा उसी को हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा बिहेवियर हो जाएगा। तो जो हमारी इनर फीलिंग और जो हमारी थॉट हैं वो जो हम प्रैक्टिकली या हम बिहेव कर रहे होते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर माइट बी प्रिडिक्ट फ्रॉम एटीट्यूड। जो हमारा बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने एटीट्यूड से। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल फाइन। टुडेज टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। एटीट्यूड आर नॉट बॉर्न, दे आर लर्न। एटीट्यूड हैव अ वैरायटी ऑफ सोर्स। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं वो हमारे लर्न बिहेवियर होते हैं और इसके जो सोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जिनकी वजह से हमारे एटीट्यूड बन रहे होते हैं। तो जो इसमें डिफरेंट फैक्टर हैं वो हैं सोशल फैक्टर, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, फैमिली, पर्सनल एक्सपीरियंस, मीडिया, एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट, फिजिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। फर्स्ट फैक्टर इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमारा कोई ना कोई रोल होता है और हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं। जो ये नॉर्म्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में। सोशल रोल रिलेट टू हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर रोल और कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे सोशल रोल्स होते हैं वो हम उससे रिलेट करते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है। और जो सोशल नॉर्म होते हैं, नॉर्म जो होते हैं वो होते हैं कि हमारा कौन सा बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। जो सेकंड फैक्टर है वो है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जब हमें किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ या किसी भी इवेंट के बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है तो उससे हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये जो फ्रूट है ये यूज़फुल है और ये काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है तो आपका जो उसके लिए जो एटीट्यूड डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से किसी पर्सन या इवेंट के बारे में भी अगर कोई आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है तो उससे भी आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली। द फैमिली इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। जो हमारी फैमिली है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में। जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे सिबलिंग हैं, जो हमसे एल्डर हैं, वो हमें किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाता है और हम उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ मीडिया। मीडिया क्या है? जो हमारी आजकल जो मीडिया है उसमें हमारे टीवी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है। तो ये जो सारे मीडिया हैं ये हमें हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इससे हमें डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, डिफरेंट कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो जो ये इंफॉर्मेशन है वो हमारे एटीट्यूड डेवलप करने में रोल प्ले कर रही होती है। जो मीडिया वो जो हमारा आजकल की जनरेशन है उनके एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो इंटरनेट पे स्पेंड हो रहा होता है और वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उसी से उनका जो एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रही होती है। मीडिया की वजह से जो हमारा एटीट्यूड है उसमें जो हमारा बिहेवियर है उसमें शेपिंग हो रही होती है, उसमें वो मॉडिफाई हो रहा होता है जब हमें इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो फिर हमारा मॉडिफाई भी होता है बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड भी चेंज होते हैं या फॉर्मेशन हो रही होती है उनकी। तो जो मीडिया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। जो एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, वो हमें हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट्स दे रहे होते हैं, हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, या वो एक लाइन डेवलप कर देते हैं गुड और बैड में। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जो हमारा मीडिया, जो हमारी एजुकेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूट है वो हमें इस चीज़ की सेंस देते हैं कि आपको गुड और बैड की सेंस दे देते हैं और फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड डेवलप करने होते हैं। तो जो हमारा एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट है ये हमें हमारी मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है कि हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं और इसी वजह से हमारे जो एटीट्यूड हैं उनमें उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है कि आप अगर फिजिकली फिट हैं, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है, तो फिर आपको जो है सोसाइटी में एडजस्टमेंट अच्छी होगी। अगर तो आप फिजिकली अनहेल्दी हैं या माल न्यूट्रिशन है या कोई डिजीज़ है, अगर आप किसी एक्सीडेंट से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं जो आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। जो हमारी इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल पोजीशन होती है वो हमारी एटीट्यूड फॉर्मेशन कर रही होती है। ये डिटरमिन करती है हमारे बिलीफ सिस्टम को कि जो सर्टेन लॉज हैं वो गुड हैं या बैड हैं। तो जो हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के एटीट्यूड का। वन इज़ फंक्शनल फैक्टर। फंक्शनल फैक्टर में क्या है कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं और उनकी जो बिलीफ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे आप के लिए एग्जांपल है कि जो इंट्रोवर्ट है वो जो सोसाइटी को परसीव कर रहे होते हैं वो डिफरेंटली कर रहे होते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे होते हैं वो डिफरेंटली कर रहे होते हैं एक्सट्रोवर्ट के कंपैरिजन में। जो इंट्रोवर्ट हैं वो अलोन रहना पसंद करते हैं, उनके लिए जो सोशल गैदरिंग होती है या सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें नहीं पसंद कर रहे होते। तो उनके जो एटीट्यूड होते हैं डिफरेंट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट के डिफरेंट होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एटीट्यूड चेंज। अभी हम लोगों ने स्टडी की है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब एक दफ़ा एटीट्यूड आपकी फॉर्मेशन हो गई तो अब हम अगर उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट थेरीज हैं, डिफरेंट वेज हैं। तो वो हम देखेंगे कि हम अगर अपना एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लर्निंग थेरी। लर्निंग थेरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैन बी यूज टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूड चेंज। तो ये तीनों थेरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये लर्निंग थेरी की ही सारी थेरीज हैं। इसमें डिफरेंट लर्निंग से हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन तीनों वेज में, क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी यूज टू क्रिएट positive emotional reaction to an object, person or event by associating positive feeling with the targeted object। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एसोसिएशन करते हैं, हम किसी भी जो रिएक्शन है उसको, उस रिएक्शन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड ऑफन ट्राई टू लिंक प्रोडक्ट
वांट कंज्यूमर टू बाय विद द पॉजिटिव फीलिंग और इवेंट। अब जो मोस्टली आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे उसमें यही वाला जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। उसमें ट्राई किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर परचेज करे पॉजिटिव फीलिंग के साथ। तो आपने काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि हमेशा यंग, अट्रैक्टिव और हेल्दी मैन और वुमेन को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो क्यों किया जाता है? बेशक वो चीज़ एक हेल्दी पर्सन के लिए नहीं भी है या किसी ब्यूटीफुल या किसी भी जो है अट्रैक्टिव पर्सन के लिए नहीं है, तो भी उसके साथ इसी तरह से कोई हेल्दी, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पर्सन को यूज़ किया जाता है ताकि लोगों में जो रिएक्शन है, जो फीलिंग है वो गुड ही क्रिएट हो। तो जैसे टूथपेस्ट के लिए भी हमेशा इसी तरह से होता है कि कोई अट्रैक्टिव, यंग और हेल्दी मैन या वुमेन को यूज़ किया जाता है। तो होता कि इससे लोगों में पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होती है, तो प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। आपने काफ़ी एड्स ऐसी देखी होंगी जिसमें समटाइम ऐसा होता है कि जो उन्होंने मॉडल यूज़ किया होता है उसका उस प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन उसे उसके साथ उसे अटैच किया हुआ होता है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। Next one is operant conditioning can be used to strengthen desirable attitude and weaken undesirable one। operant conditioning में क्या होती है कि हम desirable attitude को strengthen कर रहे होते हैं, weaken कर रहे होते हैं जो हमें हमारा undesirable होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो attitude है वो reinforce किया जाता है। वो verbally भी हो सकता है, non verbally भी हो सकता है। तो मॉडिफाई करने के लिए तो वर्बली क्या हो सकता है कि हम कोई गुड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हमने अप्रिशिएट कर दिया, जैसे हम किसी को कहते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये वर्बली हो गया। नॉन वर्बली हमारे गेस्चर्स होते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं तो ये नॉन वर्बल हो गया। हम स्माइल करते हैं या हम कुछ इस तरह का गेस्चर कर रहे होते हैं हमारे नॉन वर्बल और वर्बल गेस्चर। तो इससे हम रीइंफोर्स कर रहे होते हैं किसी का एटीट्यूड। लास्ट वन इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा होता है दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को के एटीट्यूड को देख कर, दूसरों के बिहेवियर को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। इसमें ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इसमें इनडायरेक्टली लर्निंग हो रही होती है। हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी तरह से खुद बिहेव कर रहे होते हैं और वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जैसे मोस्टली जैसा पेरेंट्स किसी कम्युनिटी, किसी पर्सन के बारे में फीलिंग या एटीट्यूड रखते हैं, उसी तरह का एटीट्यूड और फीलिंग जो है वो बच्चे में डिवेल्प हो जाती है। तो ये होते हैं कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स या प्रेजुडिस को डिवेल्प कर लेते हैं। अब आप एक एग्जांपल लें कि जैसे एक बच्चा है, उसने किसी ब्लाइंड पर्सन को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ये अडॉप्ट हो जाएगा बच्चे के अंदर एटीट्यूड के जो ब्लाइंड पर्सन है वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। नेक्स्ट theory is elaboration likelihood theory of attitude change. This theory suggests that people can alter their attitude in two ways. First, they can be motivated to listen and think about the message, thus leading to the attitude shift. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्या वे है कि वो मोटिवेट होते हैं लोगों से। अगर आप उन्हें कोई मैसेज देते हैं वो उसे सुनते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और फिर मोटिवेट होते हैं और अपना एटीट्यूड शिफ्ट करते हैं। मतलब आप किसी के बारे में एक गलत राय रखते हैं, ठीक है, और आपको कोई आकर उसके बारे में बताता है या उसके बारे में आपको कुछ सजेस्ट करता है कि ये इस तरह से नहीं है, आप उसे पहले सुनेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर आपका एटीट्यूड में भी उससे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और दे माइट बी इन्फ्लुएंस बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीकर लीडिंग टू द टेम्परेरी और सरफेस शिफ्ट इन एटीट्यूड। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो स्पीकर है, जो आपको समझा रहा है या जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपके अंदर टेम्परेरी चेंज आ जाता है। आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, उनकी स्पीच ऐसी होती हैं कि जिनसे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और सम टाइम आप उन्हें इतना एडमायर कर रहे होते हो कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जो मैसेज होता है वो थॉट प्रोवोकिंग होता है, उसमें लॉजिक होता है, तो उससे चांसेस होते हैं कि जो आपका एटीट्यूड है वो परमानेंट चेंज उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट वन इज डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज।
पीपल कैन आल्सो चेंज देयर एटीट्यूड व्हेन दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव अबाउट अ टॉपिक। जब आपके किसी एक टॉपिक, किसी एक पॉइंट पे आपके जो बिलीफ हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या होगा कि आपके अंदर टेंशन इंक्रीज होगी, आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। जब आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे तो आप उस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से आपका एटीट्यूड चेंज होगा। The term cognitive dissonance is used to describe the feeling of discomfort that results from holding two conflicting beliefs. When there is a discrepancy between belief and behavior, something must change in order to eliminate or reduce the dissonance. क्या मतलब कि जो कोग्नेटिव डिसोनेंस है वो क्या है? वो है कि जब आपके जो है बिलीफ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे और जब आपकी डिस्क्रिपेंसी होगी आपके बिहेवियर में और आपके बिलीफ में डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपके अंदर डिस्कम्फर्ट होगी। तो इस जो डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप उसे ख़त्म करेंगे तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा। जो लियोन फेस्टिगनर है उसने प्रपोज करवाई थी थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डिसोनेंस। ही सजेस्टेड दैट पीपल हैव एन इनर नीड टू इंश्योर दैट देयर बिलीव एंड बिहेवियर आर कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव लीड टू डिसहार्मनी विच पीपल स्ट्राइव टू अवॉइड। क्या होता है कि जो है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंस होगा और कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आपके अंदर डिसहार्मनी होगी और इसको लोग अवॉइड करते हैं कि इंसान के अंदर डिसहार्मनी नहीं होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए।